हेलो एवरीवन, आई एम पूजा रावत एंड वेलकम बैक टू CUET बाय अडा 24/7। सभी बच्चों का मंजिल सीरीज में स्वागत है। बच्चा सभी बच्चों को गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी CUET 2023 की तैयारी? सारे स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आपकी CUET की तैयारी? फटाफट से मैसेज करके बताओ, फटाफट से मैसेज करके बताओ कि कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आपकी CUET की तैयारी। ओके, चलिए आज बच्चा थोड़ा सा स्पेशल सेशन होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम लोग गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी स्टार्ट करने वाले हैं। गवर्नमेंट बजट का ये जो टॉपिक है ना बच्चा, ये अभी अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, CUET में भी जरूरी है। इसके साथ साथ बच्चा ये हमारे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यानी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग बजट के बारे में जानने लग जाएंगे ना, तब हमें रियल में इकोनॉमी के बारे में पता चलने लग जाएगा कि हाँ, इकोनॉमी में हमारे हमारे साथ ये चीजें किस तरह से होती हैं, किस तरह से बजट बनाया जाता है, किस तरह से बच्चा चीजों में जैसे कि टैक्स वगैरह है उनकी रेट डिसाइड करी जाती है, किस तरह से ये हमारे काम आता है डे टू डे लाइफ में। ये बच्चा बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि जब फरवरी मार्च का महीना होता है उस टाइम सबसे ज्यादा प्रेशर होता है अपने पेरेंट्स के ऊपर, काम के ऊपर, कंपनीज के ऊपर। वो क्यों होता है? क्योंकि बच्चा उसी टाइम गवर्नमेंट बजट बनता है और उसी टाइम बहुत सारी चीजें चेंज होती है। आपने भी देखा होगा अपने घर में कि फरवरी मार्च के महीने में नया बजट देखा जाता है, किस तरह से उस टाइम टीवी पे देखा जाता है कि क्या क्या चीजें महंगी हो रही है, क्या क्या सस्ती हो रही है। तो बच्चा हमारे ओवरऑल लाइफ से बहुत बड़ा जुड़ाव है गवर्नमेंट बजट का। अच्छा, ये स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी के बारे में। ओके, गवर्नमेंट बजट स्टार्ट करने से पहले हम ना थोड़ा सा बजट के बारे में समझते हैं। आई होप सो कि आप सभी ने अपने पेरेंट्स को देखा होगा कि वो महीने में एंड में या महीने की स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करते हैं, है ना। आपने देखा होगा अपनी मम्मी को या पापा को कि वो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करते रहते हैं कि इस बार इतनी इनकम आएगी और हम लोग इस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करेंगे। जैसे दिवाली के आसपास भी आपने देखा होगा, शायद आपने चीजें नोटिस करी होगी या नहीं करी होगी। तो बच्चा आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि हमारे इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है, मतलब कितनी इनकम आएगी इस बार और हम लोग इस इनकम का यूज किस तरह से करेंगे, यानी मिठाइयां पे कितना एक्सपेंडिचर करेंगे हम लोग। मतलब आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स जो है वो सोच रहे होंगे कि कपड़ों पे कितना एक्सपेंडिचर करना है, उसके साथ साथ आपके क्रैकर्स पे, पटाखों पे कितना एक्सपेंडिचर करना है, और जो गेस्ट आएंगे उनके लिए गिफ्ट्स के लिए कितना एक्सपेंडिचर करना है। तो बच्चा ये सारी चीजें क्या बताती है? हमें एक मिनी बजट बताती है, जो कि हम लोग घर में देखते हैं कि एक एक महीने के बजट बनते हैं, वो होता है। ऐसा ही बच्चा हमारी पूरी इकोनॉमी का बजट बनता है ना, जिसमें देखा जाता है, गवर्नमेंट देखती है कि गवर्नमेंट को कहां कहां से पैसा आएगा और गवर्नमेंट उस पैसे को किस तरह से यूज करेगी, यानी उस पैसे से कितना एक्सपेंडिचर करेगी। अब बच्चा गवर्नमेंट है, करोड़ों अरबों का एक्सपेंडिचर होगा। ऐसा तो है नहीं कि एक हर महीने एक्सपेंडिचर हो या हर महीने गवर्नमेंट ही इनकम आए और उसका कैलकुलेशन करने बैठे। ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि करोड़ों अरबों का होता है तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन, कितने महीने तो सिर्फ कैलकुलेशन में लग जाएंगे। और अगर हर महीने बजट बनने लग गया तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, साल में एक ही बार बजट बनाती है बच्चा। और इस बजट में क्या होता है, गवर्नमेंट का ये क्या है बच्चा, बजट जो होता है ना एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट को कहां कहां से इनकम होने वाली है, यानी जो एस्टिमेटेड गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है और जो गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड इनकम है, इन सब के बारे में बताया जाता है बच्चा किसमें, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये जो एस्टिमेटेड गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर है और ये एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट है, ये कौन से ईयर में, आने वाले ईयर का होता है। एक्चुअल में जो हो चुका है वो नहीं होगा, यानी एक्चुअल में जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया है या एक्चुअल में जो गवर्नमेंट रिसीट हो गई है, इसके बारे में बजट नहीं बताता है। बजट क्या बनाएगा, एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट कहां कहां एक्सपेंडिचर करने वाली है और गवर्नमेंट को कहां कहां से पैसा आएगा, रिसीट रिसीव होगी या रेवेन्यू रिसीव होगा अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में। तो बच्चा यही क्या है, बजट है। बजट इज अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आउटलाइन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट और रेवेन्यू फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। है ना बच्चा, क्लियर है सभी बच्चों को गवर्नमेंट बजट? जल्दी से बता दो, सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है गवर्नमेंट बजट?
सारे स्टूडेंट को क्लियर हो गया? बहुत इजी डेफिनेशन है, बहुत इजी डेफिनेशन है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें, थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें, ये हर जगह नहीं मिलेगी। जैसे कि जो गवर्नमेंट बजट है ना मैम, वो कहाँ कब बनाया जाता है? देखो पहली बात तो गवर्नमेंट बजट बनाता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है बच्चा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो मैम गवर्नमेंट बजट बनाती है, बट गवर्नमेंट बजट कहाँ पेश होता है बच्चा, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है ना। गवर्नमेंट ऑफ बजट कहाँ पे प्रेजेंट होगा? पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है। अच्छा, करता कौन है गवर्नमेंट बजट को? जो प्रेजेंट है वो कौन करता है? तो बच्चा करता है फाइनेंस मिनिस्टर, है ना। और अभी के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, जल्दी से बताओ। अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? कौन बताएगा मुझे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? मेरा फोन, हाँ, अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? जल्दी से बताओ कौन है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, निर्मला सीतारमन मैम हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। यस बच्चा, ठीक है। तो हर साल क्या करती है गवर्नमेंट बजट? कौन बनाएगी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाएगी। और मैम इसको प्रेजेंट कौन करता है पार्लियामेंट में? फाइनेंस मिनिस्टर करता है उस टाइम, मतलब उस ईयर जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो क्या करेगा? प्रेजेंट करेगा। बट इंडियन हिस्ट्री में कितनी बार ऐसे केसेस भी हुए हैं जहां पे फाइनेंस मिनिस्टर एब्सेंस है, तो उस केस में बच्चा प्राइम मिनिस्टर में, यानी जो प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर ने भी क्या करा है? जो है बच्चा बजट को रिप्रेजेंट करा है, बजट को प्रेजेंट करा है, गवर्नमेंट बजट को प्रेजेंट करा है पार्लियामेंट में, राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा में। देन वो सिग्नेचर होने के लिए कहाँ चला जाता है? चला जाता है बच्चा प्रेसिडेंट के पास। ओके, अब मैम ये प्रेजेंट कब होता है? जनरली बच्चा 1 फरवरी को इसको प्रेजेंट किया जाता है। 1 फेब को ये प्रेजेंट हो जाता है अपकमिंग, किसके लिए? अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए, अपकमिंग ईयर के लिए। तो बच्चा अपकमिंग ईयर कौन सा होता है? अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर कौन सा होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब देखो, अगर 1 फेब 2022 को अगर बच्चा क्या हुआ है? बजट रिप्रेजेंट हुआ है, तो बच्चा ये कौन से ईयर के लिए है? 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के लिए है मैम, है ना। 2023 के लिए हमारा बजट आ गया। ये क्लियर हुआ सारे स्टूडेंट्स को? ये क्लियर हुआ? जल्दी से बता दो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन क्या करती है? बजट बनाती है। फाइनेंस मिनिस्टर इसको प्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में 1 फेब को। जनरली ये 1 फेब को, हर साल के 1 फेब को ये रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चा पार्लियामेंट में। ओके, इसके अलावा मैम, इसके अलावा अगर हम बात करें तो बच्चा गवर्नमेंट है ना हमारी 3 लेवल की गवर्नमेंट होती है। एक आपने देखी होगी, यूनियन गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट होती है, देन क्या होती है हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है, पंचायत राज या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब ये तीनों ही क्या करती है? बजट बनाती है ना। यूनियन बजट बनता है, स्टेट बजट बनता है, और बच्चा जो लोकल जो बजट होता है, लोकल जो गवर्नमेंट होती है वो खुद अपना बजट बनाती है। बट मैम इस चैप्टर में हम लोग यूनियन बजट के बारे में बात करेंगे, है ना। हम लोग बच्चा इस चैप्टर में किसके बारे में बात करेंगे? यूनियन बजट के बारे में बात करेंगे कि यूनियन बजट क्या है और इसके कौन कौन से टाइप है, एलिमेंट से किस तरह से बनाया जाता है, ये देखेंगे। इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से, यूनियन बजट के बारे में इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले। क्लियर सारे स्टूडेंट्स को? सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है? ओके, चलो अब मैम, अब थोड़ा ना हम लोग थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। ओके, आर्टिकल 112 सब पार्ट इज 1 of the Constitution of India. Every year a statement of the estimated receipt and expenditure of a government of India is presented to the parliament. ठीक है। अब बच्चा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 112 के जो सब पार्ट है 1, उसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट में हर साल क्या होगा? एक स्टेटमेंट रिप्रेजेंट होगा। वो स्टेटमेंट कैसे होगा? गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड रिसीट का स्टेटमेंट हो और गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का क्या होगा बच्चा? यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा बच्चा पार्लियामेंट में ये एस्टिमेट। और इसी एस्टिमेट को क्या कहा जाता है? इसी एस्टिमेट को कहा जाता है बजट। इसी एस्टिमेट को क्या कहा जाता है बच्चा? बजट कहा जाता है। क्लियर हो गया ये डेफिनेशन? अगर
अगर देखो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि अगर बजट की डेफिनेशन आती है तो आपको ये डेफिनेशन लिख के आनी है। अब इसमें अगर देखो, अगर आपको आर्टिकल याद है ना तो आर्टिकल लिखना, अगर आर्टिकल याद नहीं है कोई बात नहीं, आप सिंपल सोबर डेफिनेशन लिख के आ जाना। अगर आर्टिकल चेंज हुआ, आपने 112 की जगह 3 भी कर दिया ना, डेफिनेशन चेंज हो जाती है। तो आर्टिकल, वैसे तो देखो हमारे इतने सारे हमने चैप्टर्स पढ़े, कोई आर्टिकल है नहीं, क्या होगा, आर्टिकल तो हमारा एक ही है मैम, तो आर्टिकल याद कर लेना 112। और अगर याद नहीं होना तो आर्टिकल लिख के नहीं आना है, क्योंकि बच्चा चेंज हो जाता है पूरा का पूरा डेफिनेशन, आर्टिकल चेंज तो डेफिनेशन भी चेंज हो जाता है। ये डेफिनेशन लिख के आनी है, बहुत ईजी डेफिनेशन है, ठीक है। अब मैम गवर्नमेंट बजट जो बनता है ना, कि गवर्नमेंट को एस्टिमेटेड रिसीट कहाँ कहाँ से हो रही है, गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ से आ रहा है ना, इसीलिए तो बजट बनाया जाता है। बट ये बनाया क्यों जाता है, मतलब ठीक है कि गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्च कर रही है, सिर्फ ये बताने के लिए ही बजट बनाया जाता है क्या, क्या और कोई मोटिव नहीं है क्या? तो बच्चा गवर्नमेंट बजट बनाने के ना कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए गवर्नमेंट बजट बनाए जाते हैं। अब ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, जनरली 5 ऑब्जेक्टिव है जो हमें पता होना चाहिए। पहला है बच्चा अलोकेशन फंक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट बजट, या फिर हम कहें कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। एक मिनट, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं, रीअलोकेशन ऑफ अ रिसोर्सेस। है ना, रीअलोकेशन ऑफ अ रिसोर्सेस। रीअलोकेशन ऑफ अ रिसोर्सेस से क्या मतलब है मैम? देखो गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट का ना, गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट सोशल सर्विसेज बहुत ज्यादा करती है, सोशल वेलबींग करती है, सोशल वेलफेयर के लिए बहुत काम करती है ना। आपने भी देखे होंगे कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कूल खोल रखे हैं, बहुत सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस खोल रखे हैं, मेडिकल कॉलेजेस खोल रखे हैं, अपने खुद के हॉस्पिटल्स बना रखे हैं। उसी की तरह बच्चा फ्री में, आपने देखा होगा बहुत कम रेट पे गवर्नमेंट क्या करती है, जो ये फूड है वो अवेलेबल करवाती है बहुत कम रेट में। आपने देखा होगा जगह जगह बहुत कम रेट में खाना भी मिलता है, गवर्नमेंट की वैन्स लगी होती है ना, वैन्स लगी होती है, वहां पे गवर्नमेंट क्या देती है, खाना भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो मैम ऐसा करती क्यों है, ऐसा क्यों करा जाता है, वो आता है बच्चा किसमें, क्योंकि यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव है रीअलोकेशन ऑफ अ रिसोर्सेज, जिसमें रिसोर्सेज को क्या करा जाता है, रीअलोकेट किया जाता है, जो किसके लिए होता है, सोशल वेलफेयर के लिए होता है। अब मैम रीअलोकेशन रिसोर्सेज में क्या और क्या क्या होता है, देखो गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट देती है बच्चा सब्सिडी, सब्सिडीज दी जाती है। अब सब्सिडीज क्या होती है, कौन बताएगा मुझे? हमने सब्सिडीज के बारे में नेशनल इनकम में पढ़ा था, सब्सिडीज क्या होती है? कौन बताएगा मुझे सब्सिडीज के बारे में, क्या होती है सब्सिडीज? देखो सब्सिडीज क्या होती है ना, आप सिंपल सा समझो इसको, जैसे मान लो कि हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना, हमारे प्राइवेट फॉर्म में हमारा प्रोडक्शन करना है हमें, बट अभी क्या है ना, जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली आ रहा है, बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, तो गवर्नमेंट हमें क्या देती है, सब्सिडी देती है। जो रॉ मटेरियल हमें पहले 100 रुपए का मिल रहा था, अब इस चक्कर में जो रॉ मटेरियल बहुत महंगा मिल रहा था हमें, अब रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है तो गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है, सब्सिडी दे रही है, कि जो रॉ मटेरियल हमें पहले 100 रुपए का मिल रहा है ना, अब वही रॉ मटेरियल हमें 70 रुपीज का मिल रहा है। अब जब रॉ मटेरियल हमें 70 रुपीज का मिल रहा है तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। तो बच्चों गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, वेरियस जो सेक्टर्स हैं, वेरियस जो सर्विसेज हैं, वेरियस फॉर्म्स हैं बच्चा, उनको क्या देती है, सब्सिडीज देती है, जो इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए काम करता है। इकोनॉमी में गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ भाई इसका प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, तो वहां क्या देती है, सब्सिडी देती है, और टैक्स कंसेशन भी देती है ना, क्या देगी, टैक्स कंसेशन भी देगी, टैक्स कंसेशन देती है, यानी टैक्स रेट में छूट दे देती है ना, इस तरह से। अब गवर्नमेंट को लगता है कभी कभी कि भाई कोई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हैजार्डियस है, यानी हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छे नहीं है, या फिर कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिससे कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, तो उन फैक्ट्रीज पे, उन इंडस्ट्रीज पे या उन गुड्स पे क्या करती है गवर्नमेंट, बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटीज, हैवी टैक्स लगा देती है। क्या करेगी इन पे, हैवी
इन पे हैवी टैक्स इम्पोज करती है। और इस तरह से बच्चा अपना पहला ऑब्जेक्टिव रीअलोकेशन ऑफ अ रिसोर्सेज का जो काम है वो पूरा करती है। अच्छा, एक और चीज है बच्चा, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के खुद के पीएसयूज होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है ना, गवर्नमेंट की खुद की पीएसयूज होती है। एक सेकेंड, थोड़ा सा स्पेस नहीं है, पीएसयूज होती है यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यहां लिख देती हूँ, क्या होती है गवर्नमेंट की, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मैम क्या होता है ये, जैसे हमारी प्राइवेट फॉर्म है, जैसे हम लोगों ने प्रोडक्शन शुरू करा है, हम लोग किसी किसी चीज की फैक्ट्री डाली है हमने, है ना, चाहे वो बिस्किट की फैक्ट्री क्यों ना हो, तो बच्चा हम तो प्राइवेट सेक्टर से। वैसे गवर्नमेंट ने क्या करी है, अपने बिस्किट की फैक्ट्री डाली है, गवर्नमेंट ने खुद के बिस्किट की फैक्ट्री डाली है, तो बच्चा वो क्या हो गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गया, पीएसयूज, है ना, यानी गवर्नमेंट क्या करती है, खुद प्रोडक्शन करती है गुड्स का। अब ये गुड्स का प्रोडक्शन क्यों करेगी, ताकि क्या हो, ताकि लोगों का वेलफेयर हो, सोशल वेलफेयर हो, है ना, और लोगों को कम रेट पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल जाए, सोशल वेलफेयर हो, है ना, सोशल वेलफेयर के लिए ये करा जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं पब्लिक गुड्स के बारे में कि पब्लिक गुड्स क्या होते हैं। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं मैम, ऐसे गुड्स जो सभी लोगों के लिए अवेलेबल हो, है ना, ऐसे गुड्स जो सभी लोगों के लिए अवेलेबल हो, जैसे जैसे बच्चा ट्रेन, आपने देखा होगा ट्रेन में अगर आप गए होगे तो इंडियन रेलवे में गए होगे, गवर्नमेंट की जो बसेस हैं उसमें गए होगे, थिएटर्स में गए होगे, है ना, जो सभी के लिए ओपन है, सभी के लिए ओपन है, जिसको यूज करना है उसके लिए वो मिनिमम चार्जेस देता है और वो यूज करता है, जैसे पार्क हो गया, रोड्स हो गए, ये पब्लिक गुड्स में आ जाता है। अब जो पब्लिक गुड्स होते हैं ना बच्चा, पब्लिक गुड्स गवर्नमेंट भी बना सकती है, देखो एक चीज ध्यान रखना, पब्लिक गुड्स जो है वो गवर्नमेंट भी बना सकती है और वो प्राइवेट सेक्टर भी बना सकती है ना, जैसे जैसे थिएटर वगैरह है वो गवर्नमेंट भी बना सकती है और वो प्राइवेट सेक्टर भी बना सकता है ना, रोड्स जो होती हैं वो गवर्नमेंट भी बना सकता है, प्राइवेट सेक्टर भी बना सकता है, बसेस में बैठे हो गए आप, प्राइवेट बसेस भी चलती हैं और गवर्नमेंट बसेस भी चलती हैं, तो प्राइवेट गुड्स ना गवर्नमेंट भी बना सकती है और प्राइवेट सेक्टर भी बना सकती है, पर ये सभी लोगों के लिए अवेलेबल है ना, सब लोग इनका यूज कर सकते हैं। अब पब्लिक गुड्स क्या होते हैं बच्चा, नॉन रिवाइवलरीज और नॉन एक्सक्लूडेबल नेचर के होते हैं, ये चीज ध्यान रखना, जो पब्लिक गुड्स होंगे वो नॉन रिवाइवलरीज और नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। अब ये क्या होता है मैम, नॉन रिवाइवलरीज और नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब है कि भाई कोई पर्टिकुलर पर्सन इस चीज का यूज करे, किसी चीज का यूज करे तो वो किसी और के लिए कम नहीं हो जाएगी, है ना, जैसे हम लोग पार्क में घूमने गए, अब हमने पार्क में भाई हवा ऑक्सीजन ली है, तो भाई ऑक्सीजन किसी और के लिए कम हो गई क्या, या पार्क में हम घूमने से पार्क हमारा हो गया, कोई और नहीं आ सकता, कभी ऐसा देखा है, तो बच्चा पार्क क्या है, यानी जो पब्लिक गुड है वो नॉन रिवाइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल है ना, जैसे हम लोग बस में यात्रा करते हैं, आपने देखा होगा ट्रेवलिंग करते हैं हम लोग, तो हम लोग जितने टाइम तक बैठे हैं, हम लोग जितनी दूर तक ट्रेवल कर रहे हैं, जैसे मान लो कि हम लोग दिल्ली से बच्चा हम लोग चले गए, कहाँ चले गए, जयपुर, हम लोग दिल्ली से जयपुर चले गए, ठीक है, हमने इतने का क्या दिया, हमने किराया दिया, है ना, और हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं, तो बच्चा इस ड्यूरेशन तक हम लोग क्या कर रहे हैं, उस सीट का यूज कर रहे हैं, हम जैसे ही उतरे उस सीट पे कोई और बैठ जाएगा, यानी वो सबके लिए अवेलेबल है। तो जो पब्लिक गुड्स होते हैं वो नॉन रिवाइवलरी और नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। क्लियर हो गया, पहला ऑब्जेक्टिव था बच्चा क्या था, रीअलोकेशन ऑफ अ रिसोर्सेज। नेक्स्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन, सेम है, रीअलोकेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन। एक सेकेंड, है ना, एक सेकेंड बच्चा, एक सेकेंड, ओके। नेक्स्ट है बच्चा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, या फिर हम कह सकते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, है ना, आप इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ भी लगा सकते हो, इसको हटा दो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ लगा लो। अब मैम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ क्या बताता है, एक सेकेंड,
रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ क्या बताता है बच्चा? सिंपल सा है। देखो अब क्या होता है ना, हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमी में इतने सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं हम लोग, है ना, करोड़ों में हमारी पॉपुलेशन। अब इकोनॉमी में आपने देखा होगा कुछ मिडिल क्लास है, कुछ रिच पीपल है, कुछ पुअर पीपल है ना। जो इनकम और वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा रिच जो है वो बहुत एक्सट्रीम रिच है, और पुअर जो है वो एक्सट्रीम पुअर है। तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का वो सही से नहीं हो रहा। अब इस रीडिस्ट्रीब्यूशन से जो डिस्पैरिटी हो रखी है उसको कम करना है ना। जो ये गैप हो रखा है रिच और पुअरनेस का, इसको कम करना है। अब इसको कम कैसे करेंगे? वो करेंगे बच्चा टैक्स से। टैक्स आपने देखा होगा, टैक्स लगता है गुड्स पे लगता है, इनकम पे लगता है, वेल्थ पे लगता है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, जो रिच पीपल है, जो रिच पीपल है बच्चा, उन पे क्या करती है? ज्यादा टैक्स लगाती है। इन पे क्या करेगी? टैक्स रेट ज्यादा लगाएगी। और इस टैक्स रेट का यूज किसके लिए करती है? जो पुअर पीपल है, जो पुअर पीपल है उनके वेलफेयर के लिए करती है ना, उनके वेलफेयर के लिए करती है। अब भाई पुअर पीपल के वेलफेयर के लिए कैसे करेगी? जैसे मान लो कि जो रिच पीपल है बच्चा, उन पे ज्यादा टैक्स लगा दिया है ना, उनसे ज्यादा पैसा आ गया कहाँ पे? गवर्नमेंट के पास आ गया। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? पुअर पीपल को बहुत कम रेट में जो उनकी जरूरत की चीजें वो अवेलेबल कराएगी। तो आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके खर्चे कैसे चलते हैं भाई? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स है, इतनी मेडिसिन आती है, कहाँ से, कौन से पैसे से चलती है? इसी टैक्स के पैसे से चलती है, जो पुअर पीपल को बहुत ही कम रेट में। आप अगर जाओगे ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो वहां पे 5-10 रुपया फ्री में मेडिसिन मिलती है ना। वही बच्चा आपने देखा होगा फ्री में ग्रेन भी मिलता है, बहुत कम रेट, 1 या 2 रुपए में चावल या दाल मिलता है, वही गेहूं मिलता है। तो ये जो रिच पीपल से टैक्स लेके, मतलब पैसा लेके कहाँ यूज किया जा रहा है? पुअर पीपल के वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है, ताकि वो अपनी जो मिनिमम नीड है वो भी यहाँ पे कंप्लीट कर सके। तो बच्चा इस तरह से करा जाता है बच्चा इनकम और वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन। पहला था रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा था बच्चा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। नेक्स्ट है बच्चा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किस तरह से लेके आती। अच्छा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पढ़ने से पहले ना थोड़ा सा हम लोग फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। अब मैम फिस्कल पॉलिसी क्या है? क्योंकि बाद में हमें टाइम नहीं मिलेगा फिस्कल पॉलिसी पढ़ने का, इसीलिए हम लोग पहले फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात कर लेते हैं कि फिस्कल पॉलिसी क्या है। अच्छा, हम लोगों ने मनी और बैंकिंग चैप्टर पूरा पढ़ लिया। आई होप सो कि आपने मनी और बैंकिंग चैप्टर पूरा पढ़ लिया होगा। मनी और बैंकिंग चैप्टर में आपको याद है तो हमने देखा था कि सेंट्रल बैंक ना क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए क्या करता था, जो है 2 मेजरमेंट लेके आया था, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ये जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर थे ना, ये हमारे मॉनेटरी सिस्टम में आते थे, मॉनेटरी पॉलिसी में आते थे, जो कि आरबीआई बनाता था किसके लिए? जो मनी है उसको कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। ऐसे ही बच्चा गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट भी इकोनॉमी में बच्चा जो मनी का सर्कुलेशन है या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, इसको मेंटेन करने के लिए क्या करती है? फिस्कल पॉलिसी बनाती है। अब फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है, ये ध्यान रखना। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई बनाती है। अब फिस्कल पॉलिसी के टूल कौन कौन से भाई? किस तरह से स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करती है गवर्नमेंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? इसके 4 टूल्स होते हैं बच्चा। पहला है कि गवर्नमेंट क्या बनाती है? बजट बनाती है। और बजट में क्या करती है? एस्टिमेटेड रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आएगा, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होगा, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर करने वाली, इसका पूरा क्या होता है बच्चा? पूरा का पूरा स्टेटमेंट होता है, बजट तैयार करती है। दूसरा है बच्चा टैक्सेशन पॉलिसी लेके आती है। अब टैक्सेशन में क्या है कि इस बार जो आगे आने वाले ईयर है उसमें जो है रेट क्या होगी, है ना, बजट में ही डिसाइड हो जाता है ये कि आगे आने वाले ईयर के लिए टैक्स की रेट क्या होगी, इनकम टैक्स की रेट क्या होगी, कॉर्पोरेट टैक्स की रेट क्या होगी, जीएसटी की रेट क्या होगी, या फिर कुछ चेंजेस करना है टैक्सेशन एक्ट में तो वो भी इसी में किया जाता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। नेक्स्ट है क्या करती है? पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर, अब मैम पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है? पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब होता है बच्चा कि कौन कौन से पब्लिक गुड्स बनने वाले हैं भाई, क्या क्या गवर्नमेंट इस बार एक्सपेंडिचर करने वाली है, यानी कितनी रोड्स बनेगी, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर सभी के लिए अवेलेबल होता है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा, कितने जो है फ्लाईओवर्स बनेंगे, कितने ब्रिजेस बनेंगे, कितने कैपिटल गुड्स बनेंगे, कितने फिक्स गुड्स बनेंगे, ये इसमें बताते हैं बच्चा। नेक्स्ट है पब्लिक डेट। अब पब्लिक डेट में क्या होता है बच्चा कि कभी कभी जब गवर्नमेंट को क्या है ना पैसे की जरूरत होती है
तो वो क्या करती है, लोगों से लोन लेती है, एज ए सिक्योरिटी देके लोगों से क्या लेती है, लोन ले लेती है। तो बच्चा ये बताया जाता है पब्लिक डेट में। अब बच्चा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मैम कैसे करेगी, इन्हीं चार से करती है ना। मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में तो बच्चा पब्लिक एक्सपेंडिचर से ही करती है और टैक्सेशन से करेगी। अब देखो करती कैसे, मान लो कि इकोनॉमी में क्या है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। इन्फ्लेशन क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? इन्फ्लेशन की सिचुएशन है इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट किस तरह से कंट्रोल करेगी ये हम लोग देखेंगे। पहले मुझे ये बताओ इन्फ्लेशन क्या होता है। इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन फैला हुआ है, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन फैला हुआ है, तो किस तरह से भाई इन्फ्लेशन को यहां पे रोकेगी? इन्फ्लेशन होता क्या है बताओ, इंतजार कर रही हूं मैं आंसर का, आई एम वेटिंग। क्या होता है इन्फ्लेशन? अरे मैम जो जनरल प्राइस लेवल है ना वो बढ़ने लग जाता है, बिल्कुल जनरल प्राइस लेवल क्या हो गया, बढ़ने लग गया। जो इकोनॉमी में जो गुड्स और सर्विसेज है ना उनकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है। अच्छा प्राइस लेवल इंक्रीज होने का मेन रीजन क्या है, कैसे इंक्रीज होगा? जब एग्रीगेट डिमांड है ना ज्यादा हो जाएगी एग्रीगेट सप्लाई से, है ना। सप्लाई कम है बट डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है। इस केस में जो गुड्स की जो प्राइसेस है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन हो जाता है। अब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या पढ़ा है, हमने मॉनेटरी पॉलिसी के इक्विपमेंट्स पढ़ लिए, पूरे टूल्स पढ़ लिए। अब फिस्कल पॉलिसी में क्या करा जाएगा, तो भाई जो चीजें देखो एग्रीगेट डिमांड किस लिए बढ़ रही है, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा है। अब लोगों के पास पैसा कम करना है तो भाई क्या करना पड़ेगा, थोड़े बहुत खर्चे कम करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। अब देखो कैसे करेगी, पहला क्या करेगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम करा जाएगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर, भाई गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा क्या कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कौन करता है, लेबर्स ही काम करते हैं ना, लोग काम करते हैं। अब भाई जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा इनकम जनरेट होगी, और जितनी ज्यादा इनकम जनरेट होगी उतनी ज्यादा वो डिमांड करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चा रोड्स कम बनेगी तो रॉ मटेरियल कम यूज होगा, रॉ मटेरियल कम यूज होगा तो लेबर्स का कम यूज होगा, लेबर का कम यूज होगा तो उनकी इनकम भी कम होगी। पहला है पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम किया जाता है। दूसरा है बच्चा टैक्सेशन की जो रेट है इसको बढ़ा देते हैं। अब टैक्स की रेट बढ़ेगी तो इनकम का ज्यादा पोर्शन गवर्नमेंट के पास जाएगा एज अ टैक्स, तो इससे भी क्या होगा कि लोगों के पास जो इनकम है वो कम होगी, तो इन्फ्लेशन में कंट्रोल किया जाता है। ऐसे बच्चा अगर डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन है तो इस केस में क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, टैक्स रेट को कम किया जाएगा और पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाएगा। तो बच्चा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी गवर्नमेंट कुछ इस तरह से लेके आती है फिस्कल पॉलिसी से। नेक्स्ट है गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक एंटरप्राइजेस को मैनेज करके रखती है। अच्छा पब्लिक एंटरप्राइजेस अभी अभी हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट की कुछ क्या है ना, पीएसयूज होती है। पीएसयूज यानी गवर्नमेंट की खुद की कुछ एंटरप्राइजेस होती है, कुछ कंपनीज होती है, जिसमें महारत्न कंपनीज है, नवरत्न कंपनीज है, मिनी रत्न कंपनीज है। अब एक चीज ध्यान रखना, कौन कौन सी महारत्न कंपनीज है, कौन कौन सी मिनी रत्न कंपनीज है और कौन कौन सी नवरत्न कंपनीज है, ये आप एनसीईआरटी में पूरा एक टेक्स्ट बुक है उसको आपको पढ़ना है, क्वेश्चन बनता है इससे। महारत्ना, नवरत्ना एंड बच्चा मिनी रत्ना, ये आपको आज करना है कि कौन कौन सी महारत्न है, कौन सी नवरत्न है, कौन सी मिनी रत्न है ना, इनकी कैटेगराइज कर देना और पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि क्या ये कंपनी महारत्न है या क्या ये कंपनी नवरत्न है। तो बच्चा गवर्नमेंट जो पब्लिक एंटरप्राइजेज है उनको मैनेज करके रखती है, इससे गवर्नमेंट क्या करती है, सोशल वेलफेयर भी करती है ना, और इससे प्रॉफिट भी अर्न करती है। यस प्रॉफिट भी अर्न करती है, ये भी ध्यान रखना, पर मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, मेन मोटिव है सोशल वेलफेयर को बनाना। अब अच्छा एक क्या होती है, नेचुरल मोनोपोली होती है, ये आप क्वेश्चन देखोगे, नेचुरल मोनोपोली। अब नेचुरल मोनोपोली क्या है मैम, देखो मोनोपोली का पहले मतलब क्या होता है, आपने मे बी 11th में नहीं पढ़ा होगा क्योंकि वो कोर्स से हट गया था आपके। मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि भाई एक ही पर्सन होता है, जो सेलर होता है वो एक ही होता है और जो परचेजर होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। अब नेचुरल मोनोपोली का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं या कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है।
अब बहुत ज्यादा पैसा लगने की वजह से कोई एक ही भाई सेलर है होता है, कोई एक ही पर्सन की क्या हो जाती है, मोनोपोली हो जाती है। बाकी जो उसके कंपिटिटर्स है अपने आप ही, ऐसा कोई तरह का किसी भी तरह का लॉ नहीं बना होता है कि भाई नहीं यही एक पर्सन रहेगा बाकी कोई नहीं रहेगा, कंपिटिटर्स नहीं रहेंगे। बट उस डिपार्टमेंट में या उस चीज में, किसी भी प्रोडक्ट में इतना ज्यादा ह्यूज अमाउंट लगता है कि अपने आप जो कंपिटिटर्स होते हैं ना वो अपने आप नीचे बैठ जाते हैं, मतलब वो कोई एक्सपेंडिचर नहीं करते। जैसे जैसे इंडियन रेलवे। अब इंडियन रेलवे जो है ना बच्चा, इंडियन रेलवे में खूब पैसा लगता है ना। आप देखोगे इंडियन रेलवे में खूब सारा पैसा लगता है, इसीलिए बच्चा सिर्फ गवर्नमेंट अकेले इंडियन रेलवे को ऑपरेट करती है, कोई और ऑपरेट नहीं करता। क्योंकि भाई इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, इसको कंट्रोल करना और ऑपरेट करना बहुत मुश्किल है। तो एक तरह से ऑटोमेटिक क्या बन गई है, नेचुरल मोनोपोली बन गई है। देखो इंडियन रेलवे की कोई मोनोपोली नहीं है, आप जितनी चाहे रेलवे बनाओ, प्राइवेट सेक्टर रेलवे बना सकता है, चला सकता है, बट अब अपने आप ही क्या बन गई, इसमें नेचुरल मोनोपोली बन गई और इंडियन रेलवे की एक तरह से मोनोपोली बन गई। ये हो गया क्या, नेचुरल मोनोपोली। क्लियर है इतना? जल्दी से बता दो, क्लियर है? बिल्कुल। चलो इसके अलावा बच्चा इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या होगा बच्चा, ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा, है ना, कि भाई कितने हमें इंडस्ट्रीज खोलनी है, किस तरह से वेलफेयर करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा काम। इंफ्रास्ट्रक्चर हमें अच्छे से मेंटेन करके रखना है, गवर्नमेंट को देखना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सही से है, सोशल वेलफेयर है, ठीक है, सोशल वेलफेयर बना रहे। तो इसीलिए बच्चा क्या करा जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ किया जाता है, इन सबसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है। नेक्स्ट है बच्चा, रीजनल डिस्पैरिटीज कम की जाती है। अच्छा आपने देखा होगा सारी अच्छे अच्छे स्कूल और कॉलेजेस जो है ना वो कहाँ पे है, बड़े बड़े स्कूल और कॉलेजेस जहाँ पे अच्छे से एजुकेशन मिलती है, अर्बन एरियाज में है, मेट्रो सिटी में है ना, अर्बन एरिया में अच्छे अच्छे हॉस्पिटल, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर, स्कूल्स, है ना, अर्बन एरियाज में ज्यादा। और अर्बन एरियाज में अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। एमएनसीज जो हैं, जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, या ज्यादातर जो ऑफिसेज होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं मैम, हमें हमें अर्बन एरियाज में ज्यादा देखने को मिलते हैं। वही अगर रूरल एरियाज में चले जाएं हम लोग, वहां तो हमें रोडें भी देखने को नहीं मिलती, है ना। जो एमएनसीज की बात कर रहे हैं हम लोग, ऑफिसेज की बात कर रहे हैं, अच्छे स्कूल और कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, स्कूल और कॉलेजेस बना तो दिए हैं पर वहां पे कोई टीचर नहीं होता, देखने को मिलता है ना ही रोड्स बनी होती है, ना ही नालियाँ सही से बनी होती है ना। इवन वहां जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी नहीं होती है ना, कोई भी डायरेक्ट बस नहीं जाती है। कुछ कुछ जो रिमोट एरियाज है, जो एकदम रूरल एरियाज है, वहां पे ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो एक तरफ तो हम लोग ऐसे इंडिया को देख रहे हैं जहां पे सब कुछ है, सारा मॉडर्नाइजेशन है, और एक तरफ हमारा वो इंडिया भी है जो अभी तक इतना पिछड़ा हुआ है ना, ये चीजें भी देखने को मिलती है। तो ये जो रीजनल डिस्पैरिटी है इसको गवर्नमेंट कम करने की कोशिश करती है ना, कि भाई वो जो रिमोट एरियाज हैं जहां पे कुछ भी नहीं है, वहां पे स्कूल और कॉलेजेस ज्यादा खोलने की कोशिश करती हैं, वहां पे जो है गवर्नमेंट वर्क ज्यादा से ज्यादा हो, इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा खुले। इसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, यहाँ पे सब्सिडीज देती है गवर्नमेंट, जो है उनको टैक्स कंसेशन देती है, जिससे क्या हो, वहां का डेवलपमेंट हो, है ना, वहां का डेवलपमेंट हो। तो बच्चा इसीलिए बच्चा रीजनल डिस्पैरिटी को कम करने के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पे इस तरह से काम करती है ना। जो रूरल एरियाज है, जो बहुत ज्यादा रूरल एरियाज है, जो रिमोट एरियाज है, जहां पे अभी तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो वहां पे डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं, जिससे ये जो डिस्पैरिटी है ना वो कम हो सके, है ना। ये जो डिस्पैरिटी है वो क्या हो सके बच्चा, कम हो सके। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? ओके ओके बच्चा। सो आज के सेशन में इतना ही। बाकी हम लोग कल क्या पढ़ने वाले हैं ये भी ध्यान रखना, कल हम लोग टाइप ऑफ बजट के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। इसके अलावा किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है मुझसे। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है मेरे से। ओके चलो, अब हम लोग थोड़ा सा, आई होप सो कि आप लोगों ने बैच ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो फटाफट से ले लो बच्चा। डेल्टा बैच निकला हुआ है, और डेल्टा बैच में आपको क्या मिल रहा है, देखो आपको क्या मिल रहा है, हमें जाना है ऑल कोर्सेज में। ऑल कोर्सेज में जाके यूजी में जाएंगे और जाएंगे कॉमर्स वाले में, आर्ट्स वाले से हो तो आर्ट्स में भी जा सकते हो बच्चा, है ना।
ओके, अब देखो डेल्टा बैच में हमें क्या क्या मिलने वाला है। डेल्टा बैच में मिलेगा आपको 500 प्लस आवर्स की 2 इंटरेक्टिव क्लासेस, 200 टेस्ट सीरीज, 155 ई बुक्स। इसके अलावा आपको 15 फुल लेंथ के आपको टेस्ट मिलेंगे, 10 प्लस सिलेक्शन टेस्ट मिलेंगे। और बच्चा आपको अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलेगी, जनरल टेस्ट की क्लासेस मिलेंगी और हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेज की क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा आपके लाइव डाउट सेशंस होंगे बच्चा, सॉल्व होंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे बच्चा, चैप्टर वाइज पीडीएफ्स मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे, करियर गाइडेंस मिलेगी बच्चा, है ना। अब ये जो बैच है हमें मिल कितने में रहा है, 5999 में मिल रहा है। अब मैम थोड़ा तो सस्ता करो, बिल्कुल करेंगे, डिस्काउंट बिल्कुल मिलेगा जब आप कोड यूज करते हो Y490। जब आप ये कोड यूज करके अप्लाई करते हो ना तो बच्चा यही आपको मिलने वाला है 1000 के ऑफ के साथ 4979 का। तो भाई देर किस बात की है, फटाफट से जाके क्या करना है, फटाफट से जाके बैच में इनरोल हो जाना है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, है ना, इनरोल होना है। अच्छा, सेशन कैसा लगा, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा कोई भी डाउट है कमेंट कर सकते हैं, और सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताना है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय टू यू, बाय बच्चा पार्टी, बाय।